सांध्य दैनिक प्रखर समाचार के 33वें वर्ष प्रवेश एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आप सभी सुधी श्रोताओं का सोशल मीडिया के माध्यम से हार्दिक स्वागत है। कोरोना महाकाल हमारे सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा है। इस काल में हमारी जो काव्य की परंपरा है, हमारे जो आयोजन की परंपरा है, वो श्रृंखला न टूटे, इसके लिए हमने प्रयास किया कि आप सभी सुहृदी श्रोताओं के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से हम इस आयोजन को पूरा करें और अपनी जो श्रृंखला और परंपरा बनी हुई है वह आगे भी बनी रहे, यह हमारा प्रयास है। आइए सोशल मीडिया के इस नायाब आयोजन को लेकर प्रखर पत्र समूह के प्रधान संपादक माननीय दीपक लाखोटिया के विचार सुनते हैं। आज हम सब प्रखर समाचार के स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। इस 33वें स्थापना दिवस पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी को मालूम है, हम सभी कोरोना काल में लॉकडाउन की स्थिति में अपने घरों के अंदर हैं और इस अवसर पर हम प्रखर समाचार के माध्यम से जो प्रतिवर्ष कुछ क्षण हंसी के गीतों के बीच, गजल के बीच इस कवि सम्मेलन के माध्यम से गुजारने का एक प्रयास करते थे, वह प्रयास निरंतर बने रहे और ये वातावरण थोड़ी देर के लिए ही फिर से परिवर्तित हो जाए आप लोगों के बीच में। इसलिए अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के ये परंपरा को हम निरंतर जारी रखते हुए आज भी नए परिवेश में आप लोगों के बीच में कवि सम्मेलन प्रस्तुत है। यह डिजिटल का जमाना भी है और डिजिटल के माध्यम से इस बार प्रखर समाचार अपने स्थापना दिवस पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन करवाने जा रहा है। इससे पूर्व मैं आप सभी के बीच में अपने एक प्रिय साथी का, प्रखर परिवार के एक ऐसे सदस्य को याद करना चाहता हूं जो कि कदम से कदम प्रखर समाचार के साथ चलते रहा और प्रखर समाचार को ऊंचाइयों में पहुंचाने में उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री रविकांत कौशिक, ब्यूरो प्रमुख रायपुर, जो शुरू से आज तक प्रखर समाचार के बीच साथ जुड़े रहे, लेकिन ईश्वर की मर्जी थी वे आज हमारे बीच में नहीं है। हम सभी उन्हें आज दिल से याद करते हैं और यह कवि सम्मेलन फिर से आप लोगों के बीच में अनेक कवियों को लेकर आया हुआ है। देश के जाने माने कवि हमारे बीच मौजूद हैं और इस समय प्रखर समाचार के साथ अनेक अतिथिगण भी मौजूद हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और प्रखर समाचार की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रखर समाचार जिस तरह सतत प्रयासरत रहा है आप लोगों की आवाज को शासन तक पहुंचाने के लिए, सदैव वो अपने इस काम में कोरोना काल में भी लगा था और हमेशा लगा रहेगा। आप लोगों के निरंतर विकास में एक सहभागिता भूमिका प्रखर समाचार की रहेगी। आप सभी आनंद ले अपने घर के अंदर में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का। धन्यवाद। आज के इस आयोजन को सफल करने के लिए, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए राजनेताओं ने, शुभचिंतकों ने, विज्ञापनदाताओं ने, नागरिकों ने और हमारे सुधी पाठकों ने बहुत ही शुभकामनाएं दी हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं। राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल ने इस शुभ अवसर पर, इस आयोजन के अवसर पर किस तरह की शुभकामनाएं दी। माननीय भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। मुझे ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि सांध्य दैनिक प्रखर समाचार ने क्षेत्रीय पत्रकारिता की एक लंबी और सार्थक यात्रा करते हुए 32 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। आज पूरा विश्व कोविड-19 से छुटकारा पाने हेतु लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में स्थानीय कोरोना वायरस का सम्मान करना, सैनिटाइजर और मास्क का वितरण करना तथा लोगों के हौसला अफजाई के लिए ऑनलाइन कवि सम्मेलन का आयोजन सराहनीय प्रयास है। आयोजन की सफलता है तो मेरी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष माननीय महंत चरण दास ने प्रखर समाचार को शुभकामनाएं देते हुए कहा, दैनिक प्रखर समाचार पत्र का स्थापना दिवस आज है। इस अवसर पर मैं प्रखर समाचार के लखोटिया परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।
मैं आज अपने मित्र कौशिक जी को भी याद करना चाहूँगा। इस लंबे अंतराल तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जैसे कि परंपरा है, प्रखर समाचार की 32 साल पूरे हो चुके हैं, 33वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं और सुधी श्रोताओं के लिए, सुधी पाठकों के लिए हर वर्ष हम एक ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उनका मनोरंजन भी हो, गंभीर पठनी सामग्री भी उन्हें अखबारों के माध्यम से मिले और बढ़िया से बढ़िया हिंदुस्तान के जाने माने कवियों को बुलाकर आपका मनोरंजन भी करें और साहित्य की जो गरिमा है उसको और बढ़ाने का प्रयास करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में हिंदुस्तान के जाने माने कवि आज के हमारे सोशल मीडिया के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं इसके पहले कि मंच संचालक देश के जाने माने कवि मेरे अग्रज भाई सुरजीत नवदीप को बुलाऊं, उसके पहले 2 लाइनों के माध्यम से मैं उन्हें सम्मानित करना चाहता हूं कि लाशों की सियासत से हमको न डराओ, लाशों की सियासत से हमको न डराओ, इस मुल्क की जिंदा दिली आबाद रहेगी। ये वक्त भी गुजर जाएगा आस्तीन के सांपों, तुम्हारे डसने की अदा पर याद रहेगी। ऐसे बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे कवि बहुत मनोरंजक वातावरण के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे और इन 2 लाइनों के साथ पुनः मैं अपने अग्रज आज के सोशल मीडिया कवि सम्मेलन के संचालक आदरणीय सुरजीत नवदीप को इन 2 लाइनों के माध्यम से आमंत्रित करता हूं कि वे आए और कवियों के बारे में विस्तृत विवरण हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को बताएं। तुम्हारे हुस्न की चांदनी में नहाना चाहता हूं, तुम्हारे हुस्न की चांदनी में नहाना चाहता हूं, झील सी गहरी आंखों में डूब जाना चाहता हूं। इश्क की राह में धोखे बहुत हैं जानता हूं, इश्क की राह में धोखे बहुत है जानता हूं। मैं अपने आप को खुद आजमाना चाहता हूं, मैं अपने आप को खुद आजमाना चाहता हूं। भाई सुरजीत नवदीप, आज के सोशल मीडिया कवि सम्मेलन के संचालक। प्रखर समाचार के 32 साल पूरे हो गए, 33वें में हमने प्रवेश कर लिया। हम अपने समाचार के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में हम अपने विचारों को फैलाते हैं, हमारे पाठकों तक बात पहुंचाते हैं कि हम किस दिशा में चल रहे हैं, इसको आप तय करते हैं। हमारी एक परंपरा सी रही है। आज 32 साल हो चुके, 33वें में जब हम प्रवेश किए हुए हैं। हम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हर वर्ष किया करते हैं, लेकिन इस साल ऐसा कुछ हो गया, आप सबको जो विदित है, कोरोना वायरस ने सबको रोक कर रख दिया। मगर हम रुके नहीं, हम समाचार वाले हैं, हम आप तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं, हम अपनी परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं और इसलिए हमने तय किया इस वर्ष हम कार्यक्रम तो करेंगे मगर तरीका बदल देंगे। हमने डिजिटल कवि सम्मेलन करने का निश्चय किया। आइए, मैं पहले तो इस कवि सम्मेलन का जो आयोजन हुआ, उनके प्रधान संपादक दीपक लखोटिया जी को भी बधाई देना चाहूँगा, उनके सहयोगियों को बधाई देना चाहूँगा जो इस कार्यक्रम में उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर साथ देते हैं। उन सब का सहयोग ही आज भी है और हम ये आयोजन कर रहे हैं। आइए हम उन कवियों को सुने जो आप सुनने जा रहे हैं, जिनको आप सुनेंगे। लीजिए, हम उन कवियों से आपका परिचय करा दूं। एक बात और, इस बार हमने तय किया हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े कवि पिछले 32 साल में हमारे इस आयोजन में अपनी उपस्थिति दिए हुए हैं, उनमें से कुछ कवियों को हमने चयन किया और उन्हीं को आपको हम सुनवाने जा रहे हैं ताकि आप पूरा आनंद लें। हास्य व्यंग के कवि हैं, गीत वाले हैं, श्रृंगार वाले हैं, गजल भी है और सिर्फ हमने पुरुषों को ही नहीं, हमने कवि मित्रों को ही नहीं, कवित्री को भी मौका दिया है। वो इस कवि सम्मेलन में हमारे उपस्थित हैं। आइए, हम सबसे पहले जो हमारी परंपरा रही है, छत्तीसगढ़ के कवि को निमंत्रित करते हैं छत्तीसगढ़ी कविता पढ़ने के लिए। हमारे बीच छत्तीसगढ़ी के अंतर्राष्ट्रीय कवि जो हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों में समानाधिकार रखते हैं, डॉक्टर सुरेंद्र
दुबे, मैं उनको निमंत्रित करने जा रहा हूँ। ठीक ऐसे ही जैसे वो एक बार घटना घटी कि 3 लोगों ने प्रार्थना की भगवान से कि हमें कुछ वरदान दीजिए, हम कई दिनों से आपके पीछे लगे हुए हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान ने उनको दर्शन दिया। तब भगवान ने कहा भाई मांगो, तुमको क्या मांगना है? तो पहले वाले ने कहा साहब मुझको आप गोरा कर दीजिए। उन्होंने कहा तथास्तु। फिर दूसरे से कहा तुम बोलो, तो उसने कहा मुझको भी गोरा कर दीजिए। तीसरे से पूछा आप क्या मांगते हो? बोले इन दोनों को काला कर दो और मुझको आप गोरा बना दो। आइए हम सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को। आज प्रखर समाचार के 32 वर्ष पूर्ण हुए हैं और 33वें वर्ष में प्रखर समाचार प्रवेश कर रहा है। प्रखर समाचार मोर परिवार है। काबर 33 साल 32 साल पूरा हो गए है और 33वां साल आते। कईयों बार मैं प्रखर समाचार के कवि सम्मेलन में आए। मैं सबसे पहली आभार व्यक्त करत हूँ भाई दीपक लाखोटिया के, जिन प्रखर समाचार ला स्थापित करित। काबर प्रखर समाचार न सिर्फ अखबार है बल्कि उसमें व्यापार है, उसमें विचार है, उसमें समाचार है और सबसे बड़ी बात है कि प्रखर समाचार का एक संस्कार है। इस संस्कार को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे ज्ञात हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपनी शुभकामनाएं दी। मैं भी आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय सत्यनारायण शर्मा जी का संदेश प्राप्त हुआ, ये भी खुशी की बात है। पूर्व मंत्री माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने भी अपनी शुभकामनाएं दी और मेरे हिंदी काव्य मंच के वटवृक्ष जिनके पाथे लेकर हम जैसे सुरेंद्र दुबे ने यात्राएं प्रारंभ की और भाई सुरजीत नवदीप जो आज के इस कार्यक्रम का संचालन भी कर रहे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और कोरोना में कौन कहता है कि सिर्फ रोना है? अरे कोरोना में हंसना है, हंसाना है, क्योंकि जो हंसता है, अगर आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की पूजा करते हैं और अगर आप किसी को हंसाते हैं ईश्वर आपके लिए पूजा करता है। हंसाना बहुत जरूरी है। कोरोना में का रोना, हंसना हंसाना है। अब ये ला कैसनो करके ये समय ला काटना है। काबर के आज के माहौल में जब दिल रोता है, दिमाग रोता है, आत्मा रोती है, मन रोता है, हंसना बहुत कठिन होता है। आज के माहौल में जब दिल रोता है, दिमाग रोता है, आत्मा रोती है, मन रोता है, हंसना बहुत कठिन होता है। और भाई सुरजीत नवदीप बैठे हैं। सुरजीत नवदीप तो हिंदी काव्य मंच की जर्सी गाय है। ये कई बाल्टी दूध देते। मोर काय मैं तो देसी हूँ, पाव दे के निकल लेता हूँ। आज के माहौल में जब दिल रोता है, दिमाग रोता है, आत्मा रोती है, मन रोता है, हंसना बहुत कठिन होता है। एक तो हंसी आती नहीं है, आती है तो मुस्कुराहट में बदल जाती है, कहे और ठहाकों तक नहीं पहुंच पाती है। माना आपका बौद्धिकता से ठेका है, लेकिन आपने कभी किसी बैल को हंसते हुए देखा है? कभी कोई भैंस आपको मुस्कुराते हुए नजर आई? एक बात याद रखना मेरे भाई, ये जिंदगी का बहुत बड़ा तर्क है। हंसी जानवर और इंसान के बीच का बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए हंसो, मिल बांट कर हंसो, जी खोल कर हंसो। हंसो लेकिन गैरों पर नहीं, अपने आप पर हंसो, लेकिन गैरों पर नहीं, अपने आप पर, अपने अंदर बैठे स्वार्थ के सांप पर हंसो। लेकिन कभी मत हंसो किसी गरीब की गरीबी पर, किसी बेकार की बेकारी पर, किसी लाचार की लाचारी पर, बेबस औरत पर, लुटी हुई शोहरत पर। हंसना नहीं, रोना है। ये तो एक दिन आपके साथ भी होना है। इसलिए मिल बांट कर हंसो, जी खोल कर हंसो। हंसी बांटने से हंसी कब नहीं हो जाएगी। आप हंसेंगे तो प्रखर समाचार के स्थापना दिवस के आयोजन की मंशा पूरी हो जाएगी। और सब तरफ कोरोना है और कोरोना से पूरा विश्व में कोरोना है। अब ये कोरोना में का सुख है का दुख है ये बात ला सरेख, लेकिन मैं तो यही कहूं कि तय मोला एक बार चांस दे के तो देख। कोरोना पूरा विश्व में फैले है, एमा का मिलीस, का गंवाईस, का बचीस, कतका मंदी हुईस, ये बात ला सरेख, लेकिन तय मोला एक बार चांस दे के तो देख। एक टूरी ओकर दाई लड़त रहा है, तो दाई हटुरील की ही तोर बिहाल ना कोनो कनवा संग करहूं। और दोनों लड़त रहा, तत्का में एक मंगैया आगे कनवा थोड़ी देर खड़े रही तहाँ की ही, जल्दी डिसाइड करो भाई, रुको के जाओ। तोरो आइडिया है बहुत नेक, पर एक बार महूला तो चांस दे के तो देख। हर आदमी चांस के तलाश करत है। वो हवाई जहाज में तोता बंदर जात रहा है,
तोता घंटी बजाई तो एयर होस्टेस आई, का चाहिए? बोले कुछ नहीं, मजा लेता हूँ। बंदर देखिस तो बंदर घंटी बजाई, फिर एयर होस्टेस आई, का चाहिए? कुछ नहीं, मजा लेवत हूँ। एयर होस्टेस जाके पायलट ला बताइस, पायलट कही दोनों फेंक दो। फेंके लग गए तो तोता बंदर ने पूछिस उड़े बर आथे? कहिस नहीं, तो मजा कावर लेवत रहे? अरे मजा का ये बात ला सरेक, तय बोला एक बार चांस दे के तो देख। मैं पी खा के घर आए, मोर बाई कहा थे फिर पी के आ गए। मैं कि नहीं पिए नहीं हो, छोड़ कर ना, इसने कोरोना के टेंशन है, दुआरी से अंदर खुश रहे हैं, कहाँ बाहर जाए के तो अनुमति नहीं है, ले दे के अतका दिन में भट्टी खुले है, तेकर से पाए हैं तो आधा एक दो ढक्कन चढ़ाए कि तय बोला मया नहीं करस। मैं कि मैं तोला अड़बड़ मया करता हूँ, इतना मया करता हूँ, इतना मया करता हूँ, तय मोर मोबाइल और मैं तोर सिम, ये बात ला सरेख 100 रुपया दे, भट्टी खुल गए है, बड़ा दिन में खुले है बड़ा भट्टी, एक पाव चढ़ा के आत हूँ। बोला एक बार चांस दे के तो देख। हर आदमी चांस के तलाश में है, एक बार चांस दे। एक बात कहना चाहता हूँ कि सुरेंद्र दुबे कोनो कवि के नाम नहीं है, सुरेंद्र दुबे छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के नाम है। आपके प्यार, आपके माया, आपके दुलार सुरेंद्र दुबे ला बनाए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ प्रखर समाचार के ये मंच में, जिन सुरेंद्र दुबे ला पहचान देवर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए है। प्रखर समाचार के आभार व्यक्त करत हूँ। वे 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ कि सुरेंद्र दुबे कोई कवि के नाम न है। सुरेंद्र दुबे छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के नाम है। सुरेंद्र दुबे छत्तीसगढ़ के झंडा धर के, छत्तीसगढ़ी के झंडा धर के विश्व के 11 देश में गीस, छत्तीसगढ़ के नान कुन काम करीस। मोर दावा है एक दिन छत्तीसगढ़ी बोल ही समझ ही विश्व के आदमी प्रत्येक। ते एक बार सुरेंद्र दुबेला चांस दे के तो देख, सुरेंद्र दुबेला तो चांस दे के देख। प्रखर समाचार के कार्यक्रम करता हूँ। माता बिलई माता ला प्रणाम करत हूँ। माता बिलई माता के आशीर्वाद होते तब हम ला कुछ लिखे पढ़े के आशीर्वाद मिलते। और धमतरी तो ऐसा संस्कार धानी है जहाँ जमीन से कविता पैदा हुए है। स्वर्गीय नारायण लाल परमार, स्वर्गीय मुकीम भारती, त्रिभुवन पांडे जी, आदरणीय सुरजीत नवदीप जी, ये पवन दीवान जी के कर्म भूमि रहे हैं। धमतरी हमार छत्तीसगढ़ के हिंदी साहित्य के और छत्तीसगढ़ी साहित्य के, उधोराम झकमार हमार छत्तीसगढ़ी साहित्य के जबरदस्त भूमि है। एक स्थिति मैं कहना चाहता हूँ कि धमतरी के एक बात खास है कि यहाँ के आदमी एकदम झकास है। प्रखर समाचार के मंच में कहा था भाई दीपक लाखोटिया सुनना, धमतरी के एक सेठी प्रखर समाचार काबर बड़े हुई, काबर धमतरी के एक बात खास है कि यहाँ का आदमी एकदम झकास है। सिगरेट हाथ में धर के माचिस मांगने वाला मैं हजारों देखे, यहाँ माचिस धर के सिगरेट मांगते। जबरदस्त आत्मविश्वास है। एक सेठी धमतरी के आदमी एकदम झकास है। चिल्लर के नोट के चिल्लर मांगत में हजारों ला देखे, यहाँ चिल्लर के नोट मांगते। जबरदस्त आत्मविश्वास है। एक सेठी धमतरी के आदमी एकदम झकास है। और धमतरी का पूरा छत्तीसगढ़ झकास है। छत्तीसगढ़ का है, दूध पहाड़ा ला 4 बार पढ़, अमटाहा भाटा खा, मुनगा ला चुचर, राजिम में नहा के डोंगरगढ़ में चढ़, एला कहते बाबू छत्तीसगढ़। तभी तो मैं कहता हूँ कि गर्व हमारा, गौरव अपना, छत्तीसगढ़ के वासी हैं, मिलजुल करके शीश नवाओ, छत्तीसगढ़ की माटी है। धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया, धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया। सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया। ये दक्षिण कौशल कुशावर्त सिरपुर इसकी राजधानी थी, और कल चुरियों ने राज किया था इसकी एक कहानी थी। ये वाल्मीकि तपोभूमि तुरतुरिया गुण गाती है, दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। धमतरी के स्पेशल, धमतरी के विशेष रूप से नाम लेना चाहता हूँ। 1922 में महात्मा गांधी पहली बार छत्तीसगढ़ आई। गांधी चौक रायपुर में सभा हुई और कंडेल सत्याग्रह में भाग लेवर वो धमतरी आई। बड़े छोटे जगह में बड़े आदमी पैदा होते। महात्मा गांधी जी के गुरु पंडित सुंदरलाल शर्मा धमतरी के रहैया। ये हमारे छत्तीसगढ़ के सौभाग्य के बापू के गुरु हमर छत्तीसगढ़ के रहने वाला
काबर ये वीर नारायण की वीर भूमि गुरु घासीदास की वाणी है, सुंदर लाल शर्मा के अंतस में महानदी का पानी है। ये खूब चंद बघेल का सपना, चंदूलाल चंद्राकर, अरे जीवन सफल करो अपना एक बार तो आकर। ये वाल्मीकि तपोभूमि तुरतुरिया गुण गाती है, दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। ये छत्तीसगढ़ के माटी है, ये छत्तीसगढ़ और विशेष करके धमतरी और प्रखर समाचार के ये कार्यक्रम में मैं आपके बीच उपस्थित हुए, काव्य पाठ करें। आपके मन लगी हुई तो एक बार ताली बजा के अनुमोदन कर दो। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री यशस्वी श्री टी.एस. सिंहदेव ने प्रखर समाचार के इस सोशल मीडिया आयोजन पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा, प्रखर समाचार के 32 साल पूरे होने पर स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौशिक जी के साथ कई साल काम करने का अवसर मिला था और आज के इस अवसर की शुभकामनाएं मैं उनकी स्मृति को समर्पित करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रखर समाचार को। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी ने हमारे इस आयोजन पर अपना शुभकामना संदेश देते हुए कहा, गांधी दैनिक समाचार पत्र प्रखर 32 साल पूरा कर ले, 35वां साल में 7 जून के प्रवेश करत है। 32 वर्ष पूरा होए के उपलक्ष्य में जो स्थापना दिवस मनाए बर जात है, मैं अपन तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने हमारे इस आयोजन पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा, प्रखर समाचार के 33वें स्थापना दिवस के अवसर पर मेरे ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस 33 साल की यात्रा में प्रखर समाचार ने धमतरी से निकलकर छत्तीसगढ़ के अंदर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है और आज वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के आम आदमी की आवाज़, एक गरीब, एक मजदूर, एक व्यापारी, एक किसान और छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के साथ साथ छत्तीसगढ़ के राजनीतिक और अन्य परिदृश्य का प्रतिबिंब है। मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि और आने वाले समय में विकास यात्रा जारी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा पाठक जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग क्षेत्रों में समाचार के रूप में स्थापित हो। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री धर्मलाल कौशिक ने अपने शुभकामना संदेश में कहा, प्रखर समाचार के 32 वर्ष पूर्ण होने पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। 33वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक लंबी छलांग लगाई है और आज छत्तीसगढ़ के ज्वलंत समस्याएं हैं, साथ ही यहाँ के कृषि उद्योग और उसके साथ ही साथ में यहाँ के जो पुरातात्विक, इन सारी बातों का समावेश करते हुए सुधी पाठकों के साथ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। निश्चित रूप से जहां एक कस्बे से निकल करके अधिकांश छत्तीसगढ़ में जो प्रवेश किया है, मैं शुभकामना देता हूं कि आने वाले समय में पूरे छत्तीसगढ़ में एक इसकी लोकप्रियता और बढ़े और साथ यहाँ के समस्याओं के साथ में उसका समाधान का भी मार्ग प्रशस्त करे। और आइए अब मैं आपको रांची ले चलता हूँ, झारखंड। वहाँ के गीत गजल गो वाले कवि हमारे बीच उपस्थित है, कुमार ब्रजेंद्र साहब। पूरा बहुत नाम है उनका, वो हमारे प्रिय कवियों में से हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ, फूलों को खिलने के लिए खाद पानी चाहिए, फूलों को खिलने के लिए खाद पानी चाहिए, नदियाँ को बहने के लिए फिर रवानी चाहिए, और नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बस ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए। आइए हम निमंत्रित करते हैं आदर के साथ कुमार ब्रजेंद्र गीत गजल के साथ। नमस्कार। प्रखर समाचार के 33वें स्थापना दिवस पर सबसे पहले मैं इस समाचार पत्र के, चर्चित समाचार पत्र के, स्थापित समाचार पत्र के प्रधान संपादक भाई दीपक लाखोटिया और उनकी पूरी टीम को, उस पूरे परिवार को बधाई देना चाहूंगा। आप सभी पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करूंगा कि आपने प्रखर समाचार को अपने सीने से लगा रखा है। आज
भाई सुरजीत नवदीप जी और दीपक लाखोटिया जी के आमंत्रण पर आपसे मुखातिब हूं मैं, कुमार ब्रजेंद्र, आपका मित्र। दोस्तों, यह जो समय चल रहा है पूरे विश्व में, खास तौर पर अपने भारत देश में, यह जो महामारी हमें डराए हुए है, हमें घरों में कैद किए हुए है, जहां एक तरफ दूसरी तरफ सड़कों पर, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर भूख और प्यास के मारे बदहाल श्रमिक और लोग दर दर भटक रहे हैं, अपने गांवों की तरफ लौट रहे हैं। आज के इस आयोजन में सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा उनकी स्थिति पर अपने गजल के 2-3 शेरों के साथ। हमको अपना गांव छोड़कर जाना पड़ता है, हमको अपना गांव छोड़कर जाना पड़ता है, हमको अपना गांव छोड़कर जाना पड़ता है, तब जाकर बच्चों के मुंह में दाना पड़ता है, तब जाकर बच्चों के मुंह में दाना पड़ता है। और दोस्तों, उनकी यथार्थ से रूबरू होते हैं। सच कहता हूं, सच बोला तो मारा जाऊंगा। इस शेर पर आपका खास ध्यान चाहिए। सच कहता हूं, सच बोला तो मारा जाऊंगा, झूठ बोल कर जीते जी मर जाना पड़ता है, झूठ बोल कर जीते जी मर जाना पड़ता है। इनकी स्थिति क्या है दोस्तों? खौफनाक रातें हैं, आंसू सिसकी गुस्सा है, खौफनाक रातें हैं, आंसू सिसकी गुस्सा है, खौफनाक रातें हैं, आंसू सिसकी गुस्सा है, और सुबह से शाम तलक मुस्काना पड़ता है, और सुबह से शाम तलक मुस्काना पड़ता है, हमको अपना गांव छोड़कर जाना पड़ता है, हमको अपना गांव छोड़कर जाना पड़ता है, तब जाकर बच्चों के मुंह में दाना पड़ता है, तब जाकर बच्चों के मुंह में दाना पड़ता है। दोस्तों, इस पशे मंजर पर अगली गजल के 2-3 शेर सुनते हैं। आसमानों पे सितारों के बहाने निकले, नजर वर्तमान पर रखें, मजदूरों, श्रमिकों और उन भटक रहे लोगों, उन पैदल चल रहे लोगों पर रखें, और ध्यान और कान गजल के इस शेर पर। आसमानों पे सितारों के बहाने निकले,
घर जो छूटा तो कई और ठिकाने निकले, घर जो छूटा तो कई और ठिकाने निकले, आसमानों पे सितारों के बहाने निकले, घर जो छूटा तो कई और ठिकाने निकले, घर जो छूटा तो कितना मुश्किल है कोई बात महज बात रहे, कितना मुश्किल है कोई बात महज बात रहे, हमने कुछ और कहा, हमने कुछ और कहा और ही माने निकले, हमने कुछ और कहा और ही माने निकले, हमने कुछ और कहा। कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। आप उस आखिरी पंक्ति की आखिरी कुर्सी के पीछे खड़ी भीड़ के आखिर में आप। दरअसल यह बीच में कई रंगों के झंडे लिए कुछ लोग खड़े हैं, दरअसल यह बीच में कई रंगों के झंडे लिए कुछ लोग खड़े हैं उस गैर जरूरी आदमी की अगवानी में जो जंगल की हरियाली का दुश्मन है, दुपट्टों की तिजारत करता है। ये कई रंगों के झंडे घूम रहे हैं हाथ दर हाथ। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। आप उस आखिरी पंक्ति की आखिरी कुर्सी के पीछे खड़ी भीड़ के आखिर में आप। दरअसल आवाज टकराकर वापस आती है, टकराकर वापस आती है आवाज आंखों से, कानों से, दिल दिमाग और हाथों से टकराकर वापस आती है आवाज। आपकी आंखों में लौह श्रृंखलाओं का आतंक दिख रहा है, आपके कानों में गोलियों, चीखों, नारों का शोर गूंज रहा है। आपकी आंखों में लौह श्रृंखलाओं का आतंक दिख रहा है, आपके कानों में गोलियों, चीखों, नारों का शोर गूंज रहा है। आपके हाथ कंधे पर बैठे हुए बच्चे को संभालने में लगे हैं, आपके हाथ कंधे पर बैठे हुए बच्चे को संभालने में लगे हैं। और दिल बेचैन की सड़क पर नगाड़ों की शोर में गुजर रही राजा की सवारी की ओर आंखें उठाए है बच्चा। इसके पहले कि बच्चा तालियां पीटता कह बैठे राजा नंगा है, इसके पहले कि बच्चा तालियां पीटता कह बैठे राजा नंगा है। आपको उसे जमीन पर उतार देना चाहिए, अपने हाथों को तब्दील कर देना चाहिए बच्चे के हिफाजती हथियार में। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। आप उस आखिरी पंक्ति की आखिरी कुर्सी के पीछे खड़ी भीड़ के आखिर में आप। दरअसल दोस्तों, प्रखर समाचार के इस 33वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर लड़ रहे, संघर्ष कर रहे पूरे हिंदुस्तान की तरफ से इस शुभ कार्य के लिए मैं भाई दीपक लखोटिया जी को बहुत बहुत और उनकी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा एक बार पुनः कि आने वाला समय प्रखर समाचार का है, प्रखर भी और समाचार भी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री माननीय शिव डहरिया ने अपने शुभकामना संदेश में कहा, प्रखर समाचार हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की एक बहुत अच्छा समाचार पत्र है जिसमें हमारे प्रदेश के और हमारे सारे समाचार जो छत्तीसगढ़ के हैं वो नियमित रूप से प्रकाशित होते रहते हैं। 32 वर्ष पूर्ण करने के बाद 33वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आशा है इस समाचार पत्र के माध्यम से
हमारे प्रदेश के विकास में एक नया मिलेगा। और हमारे मित्र भाई कौशिक जी थे, वो हमेशा इस प्रदेश के लोगों की समस्याओं को समाचार पत्र के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम उनका रहता था और उनका निराकरण भी बहुत अच्छे से होता था। तो मैं आशा करता हूं कि उस परंपरा को आगे बनाए रखने में समाचार पत्र अपनी अहम भूमिका निभाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। पूर्व मंत्री और विधायक माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा ने अपनी शुभकामना संदेश में कहा, प्रखर समाचार एक ऐसा समाचार पत्र है जिसमें गांवों की खबर, शहर की खबर और हर तरह से जन भावनाओं को प्रदर्शित करने वाला समाचार पत्र है। इस वर्ष 33वें वर्ष में प्रखर समाचार प्रवेश कर रहा है। 32 साल की लंबी यात्रा प्रखर समाचार ने पूरी कर ली है। हम सब उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और समाचार पत्र की तरक्की के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दरअसल में पाठकों की सबसे बड़ी पसंद प्रखर समाचार रही है और प्रखर समाचार में गांव से लेकर के शहर तक बड़ी से बड़ी खबर, देश और दुनिया की खबर प्रकाशित होती रही है। इसलिए प्रखर समाचार एक लोकप्रिय समाचार पत्र के रूप में आज जाना जाता है। हम सब उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। भाई दीपक लखोटिया जी के कार्यकाल की भूरी प्रशंसा करते हैं तथा उनके द्वारा किए गए प्रयासों को हम सब स्वीकार करते हुए उन्हें बहुत मुबारकबाद देते हैं। बहुत आदर और सत्कार के साथ उस कवि को निमंत्रित करने जा रहा हूं जो हरियाणा से हमारे बीच उपस्थित होते हैं। वो देश की बात करते हैं मगर साथ में देश से प्रेम की बात भी करते हैं, गीत भी पढ़ते हैं, गजल भी पढ़ते हैं और वीर रस के कवि भी हैं। ये और युवा कवि हैं हमारे बीच, वे हरियाणा से आते हैं। मैं उन्हें बड़े आदर के साथ निमंत्रित करता हूं, हमारे भाई चरणजीत सिंह चरण। आइए हम उनको सुनते हैं। यस, आप सभी को प्रणाम। जितने भी हमारे छत्तीसगढ़, धमतरी और प्रखर समाचार से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। 2017 में एक बार मुझे आने का मौका मिला था इस कार्यक्रम में और उस वक्त जो स्नेह और जो प्यार आप लोगों ने दिया था, उसी का शायद परिणाम है कि एक बार फिर सुरजीत जी का फ़ोन मेरे पास आया कि इस बार लोग चाहते थे कि आप पुनः आएँ, लेकिन परिस्थितियां चूंकि अनुकूल नहीं हैं। तो इस कार्यक्रम की परंपरा को निभाने के लिए एक प्रयास ये किया गया कि चलिए वो जो एक रवायत है वो न टूटे और कार्यक्रम भी हो जाए। तो उसी सिलसिले में हम मतलब इस कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी जो भूमिका बनाई गई वो एक ओज कवि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो मैं वो परंपरा तो निभाऊंगा ही। मैं चूँकि प्रेम का कवि हूँ और देश प्रेम का कवि हूँ, तो मेरा मन है कि मैं शुरुआत प्रेम से करूं और एक गज़ल की शक्ल में 2-3 शेर आपको अर्ज़ कर दूं, क्योंकि जितने भी नौजवान हमारे सुन रहे हैं, मेरा मन है कि मैं उनके मतलब की भी कोई चीज़ यहाँ से अर्ज़ करूं और उसके बाद मैं देश प्रेम पे आऊँगा। तो समय की अपनी मर्यादाएं हैं, वो मंच से भी होती है और यहाँ भी है, क्योंकि जो मुझे समय दिया गया है मैं कोशिश करूँगा कि उसी में अपनी बात समेट दूँ। तो मैं निवेदन करता हूँ ये गज़ल के 2-3 शेर अर्ज़ करें, सुने। ज़ियादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और जी लेंगे। ज़ियादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और थोड़ा और जी लेंगे। ज़ियादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और जी लेंगे। तो आओ बैठते हैं, बैठ कर एक चाय पी लेंगे। तो आओ बैठते हैं, बैठ कर एक चाय पी लेंगे। शेर अर्ज करता हूँ बिना किसी भूमिका के सुने कि हम ऐसे लोग
के हिस्से में किरणें भी नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। हम ऐसे लोग के हिस्से में किरणें भी नहीं आती। और उस पे जिद हमारी थी कि हम तो चांद ही लेंगे। उस पे जिद हमारी थी कि हम तो चांद ही लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और थोड़ा और जी लेंगे। और इस गज़ल का बड़ा खूबसूरत शेर है। आप लोग अपना पूरा समय निकाल कर बाकी सारे काम छोड़कर ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। मैं भी यहाँ से मेरा प्रयास है कि चलिए किसी न किसी माध्यम से रवायत ये कायम रहे। तो हम जो कवि और सुनने वाले जो लोग होते हैं वो एक अलग तरह की मानसिकता के लोग होते हैं। आप चाहते तो कुछ और सुन सकते थे इस वक्त में, लेकिन आपने इस कार्यक्रम को ही क्यों चुना? वो इसलिए कि हमारा विचार, हमारा दृष्टिकोण थोड़ा अलग होता है। और वो किस तरह से अलग होता है, वहाँ से मुताल्लिक एक शेर मैंने अर्ज़ किया है, निवेदन करता हूँ, सुने। हम ऐसे लोग के हिस्से में किरणें भी नहीं आती। तुम्हारा क्या तुम्हारा क्या तुम्हारा क्या तुम्हारा क्या है, तुम तो कुछ भी ले लेते हो तो ले लो। जो लोग इस वक्त भी कुछ और सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को छोड़ के, उनको अर्ज करता हूँ आपकी तरफ से ये शेर सुने कि तुम्हारा क्या कि तुम तो कुछ भी ले लेते हो तो ले लो। हमें आदत है हम औरों से थोड़ा कीमती लेंगे। हमें आदत है हम औरों से थोड़ा कीमती लेंगे। और इस गज़ल का सबसे खूबसूरत शेर कह लीजिए या हासिल गज़ल शेर कह लीजिए जिसके लिए ये गज़ल मैंने लिखी, वो शेर अर्ज़ करता हूँ, मेरे जीवन का एक बड़ा खूबसूरत शेर सुने। वो बोली हाँ मोहब्बत है। वो बोली हाँ मोहब्बत है, मगर कुछ सोचने तो दो। वो बोली हाँ मोहब्बत है, मगर कुछ सोचने तो दो। वो बोली हाँ मोहब्बत है, मगर कुछ सोचने तो दो। हमें जिद थी कि सारे फैसले हम आज ही लेंगे। हमें जिद थी कि सारे फैसले हम आज ही लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और जी लेंगे। तो आओ बैठते हैं, बैठ कर एक चाय पी लेंगे। और इस क्रम में मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। जैसी कि मेरी भूमिका बनाई गई है, मैं सीधे एक गीत से आपको जोड़ना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि उससे पहले 2 छंद आप सुन लें। और गीत की भूमिका इतनी सी है कि भगत सिंह को जब फांसी होने वाली है तो उनका साक्षात्कार होता है मौत से। मौत उनसे कुछ प्रश्न करती है और उसी जो वार्तालाप की शक्ल में गीत है। और ये इस गीत से जुड़ा हुआ कोई संदर्भ आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी इतिहास के कोई बरख आप ढूंढेंगे तो उसमें ये संदर्भ नहीं मिलेंगे, क्योंकि गीत काल्पनिक है। और कविता जो होती है वो इतिहास का पैमाना नहीं होती है। कविता हमेशा कल्पना से निकलती है और वो इतिहास का स्वरूप, इतिहास का रूप बाद में ले लेती है। लेकिन मेरा मन है कि मैं गीत की भूमिका में 2 छंद पढ़ दूं, और वो 2 छंद ये हैं कि इस देश की आज़ादी में कितने शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी। एक किताब में मैंने जब ये आंकड़ा पढ़ा तो मैं मतलब क्या कहिए कि अचंभित था इस बात को लेकर के। गीत हमारे कानों में डाल दिया गया, हमारे जहन में बैठा दिया गया कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा फरेब हमारी इस पीढ़ी के साथ किया गया। तो कहीं एक बात मेरे जहन में उठी कि जो आंकड़ा था वो जो पढ़ा मैंने वो ये था कि 7.5 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब हम आज़ाद हुए।
और आज इस स्थिति में है कि उसका आज़ादी का आनंद हम ले रहे हैं। कार्यक्रम में पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। तो वहीं से 2 छंद जन्म लेते हैं और मैं चाहता हूँ कि ये 2 छंद आप सुने और अपनी जहाँ भी आप बैठे हुए हैं उनके सम्मान में, शहीदों के सम्मान में एक बार अपने हाथ खड़े करें, उनके सम्मान में एक बार अपना पूरी ऊर्जा के साथ तालियां बजाएं। और बस मैं 2 छंद निवेदित करता हूँ, उसके बाद सीधे सीधे गीत निवेदित करूँगा। सुने कि करके तमाम जिंदगी की नींद कुर्बान, कितने ही सपनों को हार से बचा लिया। करके तमाम जिंदगी की नींद कुर्बान, कितने ही सपनों को हार से बचा लिया। और दे दी गुलशन को लहू की हर एक बूंद, और हर एक गुल खार से बचा लिया, और हर एक गुल खार से बचा लिया। कि जीवन के सारे वैभव को तज दिया, पर नई नस्लों को अंधियार से बचा लिया। कि नई नस्लों को अंधियार से बचा लिया। और शत वंदन नमन है शहीदों तुम्हें, देश को गुलामी के गुबार से बचा लिया, देश को गुलामी के गुबार से बचा लिया। और ये आंकड़ा जिस वक्त मैंने पढ़ा तो एक प्रश्न सीधे सीधे मेरे जहन में उठा कि कौन थे, कहाँ के थे। और ये वो लोग थे कि जिन्हें किताबों के बरक़ तक नसीब नहीं हुए। बस यहीं से कुछ पंक्तियां जन्म लेती हैं। अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं, सौंपता हूं आपको। सुने कि कौन थे, कहाँ के थे किस गोद के सपूत, ऐसे कई प्रश्नों का जवाब भी नहीं मिला। कौन थे, कहाँ के थे किस गोद के सपूत, ऐसे कई प्रश्नों का जवाब भी नहीं मिला। और कितने जिए थे और कब हो गए शहीद, कईयों की उम्र का हिसाब भी नहीं मिला। कि कोई शिलालेख किसी गुम्मद पे नाम नहीं, कोई शिलालेख किसी गुम्मद पे नाम नहीं, और कोई वर्क़े किताब भी नहीं मिला। कि और कोई वर्क़े किताब भी नहीं मिला। कि आओ एक बार उनको भी तो करें नमन, जिन्हें आज तक कोई खिताब भी नहीं मिला, जिन्हें आज तक कोई खिताब भी नहीं मिला, जिन्हें आज तक कोई खिताब भी नहीं मिला। और शुरू करता हूँ वो गीत, ख़ास तौर से मेरी पूजा का कहिए, मेरी श्रद्धा का कहिए, मेरी आराधना तक का कहिए, मेरे प्रेम का कहिए, मेरे अनुराग का कहिए, वो गीत। और जिसके बारे में मैं एक बात कहता हूँ कि जीवन में जो कुछ अच्छा लिखा है उसी में से एक रचना ये है। और मंचों पर स्थिति ये है कि आमतौर पर ख़ास तौर से कई बार इसी स्पेशल गीत के लिए मुझे बुलाया भी जाता है। तो मेरा मन है कि आप भी इस विकट परिस्थिति में ये गीत सुने। भूमिका मैंने पहले बना दी थी कि गीत किस संदर्भ में है। सीधे सीधे निवेदन करता हूं, सुनिएगा। अब जब सारे बंधन कटने वाले थे, दागो गुलामी के सब हटने वाले थे। अब जब सारे बंधन कटने वाले थे, दागो गुलामी के सब हटने वाले थे। होठों पर आज़ादी का पैमाना था, और इसी क्षण मौत तुझे भी आना था, और इसी क्षण मौत तुझे भी आना था। मौत भगत सिंह से पहला प्रश्न करती है कि घर में इतने सारे लोग, इतने रिश्ते नाते के लोग थे, क्या किसी ने तुझे रोका नहीं? भगत सिंह जवाब देते हैं, सुनिए। कि सारे रिश्तों की कसमें दिलाई ममता ने बंद कर दिए गए, दर में रुका नहीं। सारे रिश्तों की कसमें दिलाई ममता ने बंद कर दिए गए, दर में रुका नहीं। और खोल दिए अशकों के द्वार कई अधरों ने, बापू ने दिखाई थी नजर में रुका नहीं। कि बेबस हुए जो फूल बेरियों ने थाम लिया, कि बेबस हुए जो फूल बेरियों ने थाम लिया, मेरे जज्बों का हाथ पर मैं रुका नहीं। और मुझे हर क्षण मेरी मंजिल पुकारती थी, मेरा कहीं और था सफर मैं रुका नहीं, मेरा कहीं और था सफर मैं रुका नहीं। देखा था
बोझिल नैनों से पनघट ने पीपल ने क्रंदन कर पात गिराए थे। पैरों में यादों की बेलें लिपट गईं, रुकने को तो एक से एक बहाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। मौत भगत सिंह से दूसरा प्रश्न करती है कि तेरी उम्र मोहब्बत करने की थी, तुझे इस उम्र में किसी हीर का रांझा होना चाहिए था, जीवन के उस सारे वैभव को छोड़कर तू यहाँ चला आया इस रेगिस्तान में आज़ादी की लड़ाई लड़ने। भगत सिंह एक क्षण के लिए सोचते हैं कि देखूं आज जिधर लथपथ तस्वीर दिखाई देती है, भारत माँ के चेहरे पर एक पीर दिखाई देती है। देखूं आज जिधर लथपथ तस्वीर दिखाई देती है, भारत माँ के चेहरे पर एक पीर दिखाई देती है कि ओढ़ रखे हैं आंखों ने मंजर हरोर उदासी के, ऐसे आलम में भी कोई हीर दिखाई देती है। और उसके बाद जवाब देते हैं, जवाब सुनिए कि जो मेरी शरारतों पे करती शिकायतें थी, साथ छूटने लगा तो राह में ही खड़ी मिली। जो मेरी शरारतों पे करती शिकायतें थी, साथ छूटने लगा तो राह में ही खड़ी मिली। और किस किस को हृदय की वेदनाएं बतलाता, मोहलत मुझे बस घड़ी दो घड़ी मिली। कि मन की कराहटों को कैसे मिलता सुकून, मन की कराहटों को कैसे मिलता सुकून, जिंदगी गुलामियों के ताज में जड़ी मिली, जिंदगी गुलामियों के ताज में जड़ी मिली। और बेड़ियां बेड़ियां प्रलोभनों की कैसे रोकती कदम, मुझको विरासत में सोच ही बड़ी मिली, मुझको विरासत में सोच ही बड़ी मिली। कि दीप दिवाली के होली के रंगों ने करी याचना बचपन भरी पतंगों ने। दीप दिवाली के होली के रंगों ने करी याचना बचपन भरी पतंगों ने। बैसाखी के ढोल फजा में गूंजे थे, मन का क्या किस दरिया में बह जाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। गीत का सबसे महत्वपूर्ण बंद अर्ज करता हूं। मौत भगत सिंह से प्रश्न करती है कि आज़ादी लड़ाई लड़ने के और भी तरीके हो सकते थे, तूने आके अपनी जान को दांव पर लगा दिया। भगत सिंह जवाब देते हैं कि भारती की दशा देख आंखें सूखने लगी तो पलकों की पोर पोर को निचोड़ना पड़ा। मौत जब उनसे पूछती है कि असेंबली में बम फोड़ दिया, फांसी की सज़ा हो गई, ये सारी चीज़ें, तो एक बहुत शानदार जवाब भगत सिंह का है। मैं निवेदन करता हूं कि आप पूरी शिद्दत के साथ इसको सुने और लगे कि आपको कि हाँ ये जवाब भगत सिंह दे सकते हैं, तो फिर आपका इसने आशीर्वाद जिस शक्ल में आप दे सकें दीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा कि भारती की दशा देख आंखें सूखने लगी तो पलकों की पोर पोर को निचोड़ना पड़ा। भारती की दशा देख आंखें सूखने लगी तो पलकों की पोर पोर को निचोड़ना पड़ा। और चीख जब मन की सुनी नहीं गई तो फिर मजबूर तन को भी मौन तोड़ना पड़ा। कि वैभव विलास वासना व भोग के नशे में, वैभव विलास वासना व भोग के नशे में चूर हर एक सांस को झिझोड़ना पड़ा, चूर हर एक सांस को झिझोड़ना पड़ा। और जब कोई और राह दिखलाई नहीं दी तो मुझको असेंबली में बम फोड़ना पड़ा, मुझको असेंबली में बम फोड़ना पड़ा। कि पानी पहुंचाना था कितनी प्यासों को, खुशियां देनी थी मन के संतरासों को। मैं कांटों पर उपवन लिखने निकला था, खुद के नाम अधूरा एक अफसाना था,
पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। यह गीत मित्रों दरअसल यहीं ख़त्म हो गया था, हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न मेरे जहन में उठा कि मौत ने भगत सिंह से एक प्रश्न और किया होगा, और वो प्रश्न ये था कि भगत सिंह, क्या तुम्हें अपनी मौत पर अफसोस नहीं होता? और भगत सिंह को अगर अपनी मौत पर अफसोस ना रहा होगा तो इसलिए ना रहा होगा क्योंकि भगत सिंह के जीवन में जो दो महत्वपूर्ण चरित्र जुड़े हुए थे, वो दो चरित्र थे, एक तरफ गुरु नानक देव का, दूसरी तरफ गुरु गोविंद सिंह का। गुरु नानक देव को बचपन में उनके पिता ने कुछ पैसे दिए और कहा कि जाओ एक सच्चा और खरा सौदा करके आओ, तो नानक ने वो सारे पैसे कुछ साधुओं की सेवा पर खर्च कर दिए। पिता ने वापसी में जब उनसे पूछा कि नानक तुमने ये क्या किया, तो नानक ने जवाब दिया कि मुझे इससे बेहतर सच्चा और खरा सौदा और कोई लगा ही नहीं। उनके जीवन में दूसरा चरित्र गुरु गोविंद सिंह का था, जिन्होंने मात्र 9 वर्ष की उम्र में अपने पिता को शहादत के लिए भेज दिया। जब 40 वर्ष के थे तो 4 पुत्र थे, 2 युद्ध में शहीद हो गए, 2 दीवारों में चुनवा दिए गए। माता जीतो ने अपनी यात्रा से लौटने के पश्चात जब उनसे पूछा कि गुरुदेव साहबजादे कहाँ हैं, तो गुरु गोविंद सिंह ने जो जवाब दिया वो अंतिम बंद की भूमिका में पढ़ता हूँ। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी संगत की ओर इशारा किया और कहा कि इन पुत्रन के वास्ते वार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। बस यहाँ से अंतिम बंद सुनिएगा, अपना ऐसे स्नेह और आशीर्वाद दीजिएगा, निवेदन करता हूँ, सुने। कि हर एक बोझ नाज से उठाए फिरते हैं, दूर अधरों से कदमों की धूल नहीं की। हर एक बोझ नाज से उठाए फिरते हैं, दूर अधरों से कदमों की धूल नहीं की। जब एक एक सांस दाव पे लगी हुई है, तब दिल में ये भाव कोई भूल नहीं की कि ऊपर ऊपर मिलेंगे तो कहेंगे बाबा नानक से, ऊपर मिलेंगे तो कहेंगे बाबा नानक से, खर्च हमने भी जिंदगी फिजूल नहीं की, खर्च हमने भी जिंदगी फिजूल नहीं की। और गुरु गोविंद से जाकर बताएंगे ये, हमने किसी की गुलामी कबूल नहीं की, हमने किसी की गुलामी कबूल नहीं की। शत शत वंदन नमन तुझे ए भारत माँ, रंगना था बासंती तुझको इसीलिए। खेतों में मैंने बंदूकें बोई थी, जहनों में मुझको बारूद उगाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, आपने मुझे ये सेवा का मौका दिया, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मेरी वाणी आप तक पहुंची होगी। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि प्रखर समाचार अपने 32 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और 35 वर्षों में ये प्रवेश करने जा रहे हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये समाचार पत्र अपने निर्भीकता के रूप में, पहचान के रूप में ये बनाया है, और पूरे प्रदेश के अंचलों में जहाँ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इन चेतनाओं को बढ़ाते हुए और पूरे प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों में चेतना जागृत करने के लिए ये विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है। तो मेरे तरफ से बहुत शुभकामना है। राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा, प्रखर समाचार अपने 33वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। पिछले 15-20 सालों से प्रखर समाचार के प्रतिवर्ष होने वाले कवि सम्मेलन, प्रतिभा सम्मान समारोह में मुझे भी शामिल होने का अवसर मिला है, और प्रतिवर्ष होने वाला कार्यक्रम एक उत्साह लिए हुए, एक प्रेरणा लिए हुए, एक संदेश देने वाला कार्यक्रम होता है। इस वर्ष कोरोना और लॉकडाउन के कारण ये कार्यक्रम
डिजिटल कार्यक्रम हो रहा है और इस डिजिटल कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, और जैसा कि इस कार्यक्रम हमेशा धमतरी में आयोजित होता है, नवजीत जी इसका संचालन करते हैं। देश के गणमान्य मूर्धन्य कवि इसमें शामिल होते हैं। मैं इस वर्ष भी इस कार्यक्रम में डिजिटल के माध्यम से शामिल होने वाले सभी कवियों का, सभी अतिथियों का बहुत बहुत सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक माननीय श्री अजय चंद्राकर जी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा, प्रखर समाचार को उनके 33वें स्थापना दिवस पर मैं बधाई देता हूं, पूरे प्रखर परिवार को। उन्होंने एक आयाम, एक मापदंड पत्रकारिता के क्षेत्र में स्थापित किया है और धमतरी जिला ही नहीं, पूरा प्रदेश विश्वसनीय खबरों के लिए, समाचारों के लिए, किसी खबर के सत्यापन के लिए सांध्यकालीन अवसर पर प्रखर के ऊपर ही निर्भर रहता है, उस पर विश्वास करता है। यह विश्वसनीयता अर्जित करना निश्चित रूप से अपने आप में बेमिसाल है और फिर से पूरे प्रखर परिवार को उसके लिए बधाई देता है। और अब फिर से मैं एक कवि ऐसा बुला रहा हूँ जो आपका अपना है। भिलई कारखाने में जहाँ लोहा ढलता है वहाँ गीत भी ढलता है, वहाँ कविताएं भी ढलती हैं। ऐसा एक कवि वहाँ पर है जिसे किशोर तिवारी कहते हैं। बहुत मीठी आवाज़, छत्तीसगढ़ी में और हिंदी में। आइए हम उसे सुने। मैं चाहूँगा कि वे कोरोना पर भी कुछ सुनाए, क्योंकि आज समस्या है पूरे दुनिया भर में। आइए किशोर तिवारी जी। और धमतरी राज ला चाऊ राज कहे जाते। जी हाँ, धान के 2 फसल होते। तो आओ सुनाओ चाउर महिमा। के जत का बेरले भात निखाबे, भाते भात के आथे सुरता। हमारे छत्तीसगढ़िया बन के विशेषता है कि हम एक कोरे रोटी खा ली, सुहारी खा ली, जब तक एक कौरा भात नहीं खाबो पेट उन्ना लागथे। यही बात का ये कविता में सुनावत हो कि जत का बेरले भात निखाबे, भाते भात के आथे सुरता। रोटी खा ले कोरी भर तब बोले, पेट लागथे दुच्छा के दुच्छा। के पूस के महीना बड़े बिहनिया, खिचड़ी चटनी खाथन। खार मकर पा भारा बांधत, आधा जुअर पहाथन। के नवा चाउर गुड़ तुर चौसेला, लस लस ले फरा बनाथन। के नवा चाउर गुड़ तुर चौसेला, लस लस ले फरा बनाथन। और कन की पिसान मसीथा मिला के, रोटी अंगा कर उड़ाथन। के जेठ के महीना बड़े बिहनिया, चटनी बासी मिठा थे। डार दे कहूँ मही दही त टोटक आवत खवा थे। और जहाँ मझनिया ढर की सिताले, गोरे के सुरताया थे। के झरहा गोंदली के संग माँ दल्लू, नाक पोछ पोछ खाथे। के केवटिन के फोरे मुर्राहा, कुरुम कुरुम चबाथे। शरद पुनि के खीर माँ, अमृत घलो समाथे। के धनहा राज के राजा किसान, घात बढ़े तोरे राज बगीचा। ऊपर वाले अर्जी है लिखबे, सबो जन्म मोर भाग मसी था। सबो जन्म मोर भाग मसी था। सबो जन्म मोर भाग मसी था। और इसी कारण से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम अपने गाँवों को बचाएं, अपनी संस्कृतियों को बचाएं। आइए प्रस्तुत है गाँव पर एक पंक्तियां। बदलने की न सोचो तुम, गाँव को गाँव रहने दो। बदलने की न सोचो तुम, गाँव को गाँव रहने दो। चहकने दो पंछी
पीपल छांव रहने दो। उड़ोगे आसमां में तो जाओगे थक मेरे साथी। अगर चलना है दूर तक जमी पे पांव रहने दो। अगर चलना है दूर तक जमी पे पांव रहने दो। जमी संस्कार देती है, कभी मनुहार देती है, कभी दुखती हुई रग को सफल उपचार देती है। बड़ी है स्वर्ग से भी ये, करे शत शत सदा वंदन। ये जननी माँ है जो जग को सदा ही प्यार देती है। ये जननी माँ है जो जग को सदा ही प्यार देती है। ये जननी माँ है जो जग को सदा ही प्यार देती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिषि। जन्मभूमि और माता दोनों स्वर्ग से बढ़कर होते हैं। आइए, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिषि। ये जननी माँ है जो जग को सदा ही प्यार देती है। प्यार पर कुछ पंक्तियां आप सबके बीच रखना चाहता हूं। क्या है प्यार? क्या है प्यार? ऊंचा है पर्वत की ऊंचाई से, प्यार गहरा है सागर की गहराई से। प्यार महके तो चंदन भी फीका पड़े, प्यार उजला है चंदा की उजलाई से। प्यार महके तो चंदन भी फीका पड़े, प्यार उजला है चंदा की उजलाई से। बैर शबरी के सारे थे झूठे सही। प्रेम की पराकाष्ठा को देखिएगा। बैर शबरी के सारे थे झूठे सही, खाने वाले मगर फिर भी रूठे नहीं। राम खाते रहे मुस्कुराते रहे, राम खाते रहे मुस्कुराते रहे। प्रेम के भाव होते हैं झूठे नहीं। राम खाते रहे मुस्कुराते रहे, प्रेम के भाव होते हैं झूठे नहीं। और इस बीच मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ कहना चाहता हूं कि आप सभी पाठकों ने, आप सभी दर्शकों ने प्रखर समाचार को और प्रखर टीवी को जिस तरह अपना प्यार दिया है वह काबिले तारीफ है, प्रणम्य है, स्तुत्य है। और इसलिए मैं प्रखर समाचार के ऊपर चार पंक्तियां आप सबके बीच रखना चाहता हूं। आइए सुनिएगा। एक अभियान है, सुसमाचार है। क्या है प्रखर समाचार? क्या है? एक अभियान है, सुसमाचार है। धमतरी की धरा का ये चौकीदार है। ये न समझो प्रखर केवल अखबार है। ये न समझो प्रखर केवल अखबार है। ये तो अखबार के संग संग संस्कार है। ये न समझो प्रखर केवल अखबार है। ये तो अखबार के संग संग संस्कार है। और इसी प्रेम के भाव में सूरदास ने भगवान कृष्ण को जिस तरह बंधन में लिया, ये पंक्तियां आप सब बीच रखना चाहता हूं। गीत महफिल पे हो चाहे तन्हाई पर, गीत महफिल पे हो चाहे तन्हाई पर, गीत बचपन पे हो चाहे तरुणाई पर, सूर लिख कर गए
भक्ति के क्षण सूर लिख कर गए हैं जो भक्ति के क्षण आँख वाले क्या लिखेंगे कन्हाई पर सूर लिख कर गए हैं जो भक्ति के क्षण आँख वाले क्या लिखेंगे कन्हाई पर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष माननीय श्री गुरमुख सिंह जी होरा ने अपने शुभकामना संदेश में कहा, आज खुशी की बात है कि प्रखर समाचार का कवि सम्मेलन जिस तरीके से ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से पहली बार दिखाया जा रहा है। आज लखोटिया जी ने जिस तरीके से मेहनत किया है, मैं लखोटिया जी को बधाई दूंगा। 33वें साल पे आपने इतिहास रचा है, मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई दूंगा और प्रखर समाचार आगे इतिहास रचे और आपका ये प्रखर समाचार पूरे छत्तीसगढ़ में बटे लोगों को जो सही समाचार है वो मिले, ऐसी मेरी सोच है। और आप इस काम के लिए मैं समझता हूँ कि उत्तम व्यक्ति हैं। सिहावा विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव ने अपने शुभकामना संदेश में कहा, मैं प्रखर समाचार पत्र को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरह आने वाले समय में स्पष्ट और सार्थक समाचार जनता को प्रदान करें ताकि जनता जागरूक होकर निरंतर अपने प्रगति के पथ को कायम रखे और इसी तरह से प्रखर समाचार पत्र की तरक्की के लिए भी मैं पुनः शुभकामनाएं प्रकट करती हूँ। मैं उस कवि से आपको मिलवाना चाहता हूँ जो 2-3 सालों से लगातार हमारे इस प्रखर समाचार के कवि सम्मेलन में भाग लेते आ रहे हैं। वो हैं भाई शंभू शिखर। शंभू शिखर के बारे में एक बात बता दूं मैं आपको। एक बार एक घटना घटी। वो घटना ये घटी कि एक बेटे ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं परीक्षा में पहले नंबर से पास हुआ हूँ। बाप प्रसन्न हो गया। उसने कहा, बेटा मुझसे गला मिल जा। वो गला मिलने के लिए आगे आया और जैसे ही गला मिल के पीछे हटा, उसने कहा, नालायक कहीं के, क्या बोलता है तू? बोले, पिताजी मैं तो यही बोल रहा हूँ कि आपके से मुलाकात मैं किया और आपसे गले मिला तो कुरकुरे की आवाज़ आ रही थी। बोले, नालायक कहीं के, कुरकुरा नहीं, मेरे बीड़ी का बंडल टूट गया। आइए शंभू शिखर से हम उनकी हास्य व्यंग की रचनाएं सुने। भाई शंभू शिखर, आइए। नमस्कार, मैं हास्य कवि शंभू शिखर प्रखर समाचार पत्र को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 33वें स्थापना दिवस में आप लोग प्रवेश कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आदरणीय लखोटिया जी और उनकी पूरी टीम, उनके पूरी परिवार को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग इतनी मेहनत करके विषम परिस्थितियों में भी अखबार को चलाते रहे हैं। मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मैं बहुत बार आप लोगों के अखबार के कार्यक्रम में आकर के अपनी प्रस्तुति दे चुका हूं और आगे अगर यह लॉकडाउन नहीं रहता तो निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में होता। तो इसके लिए बहुत बहुत मैं आप लोगों की कमी तो महसूस कर रहा हूं, लेकिन अब जब समय ऐसा है तो बस आप सभी के चेहरों पर हंसी बांटने के लिए बस एक मुक्तक सुनाता हूं और फिर उसके बाद 1-2 मुक्तक और आप लोगों को सुनाऊंगा ताकि बस आप लोग थोड़ा सा हंस लें, गुनगुना लें। तो 4 लाइनें प्रस्तुत है, आप लोग आनंद लीजिए। हमें इस क्वारंटीन पीरियड को कैसा बिताना चाहिए कि रोज सुबह योगा कर लो और तब जाकर जलपान करो, बच्चों से बातें कर लो और बड़ों का भी सम्मान करो। रोज नए पकवान पकौड़े खाने में मिल जाएंगे, लॉकडाउन में घर बैठे पत्नी का ही गुणगान करो। लॉकडाउन में घर बैठे पत्नी का ही गुणगान करो। और अगली 4 लाइनें, हमारे अड़ोस पड़ोस का माहौल कैसा है कि खान मियाँ तो घर बैठे बुरके में टाका लगा रहे, पहली बार ये मिश्रा जी खुद के बच्चों को खिला रहे, शर्मा जी खैनी के साथ में ताल अकेले बजा रहे, वर्मा जी तो बालकनी में कपड़े धो के सुखा रहे।
इस लॉकडाउन में जिन लोगों की शादी अटक गई है उन लोगों के लिए विशेष तरह से यह 4 लाइनें हैं। काम कोई ना हो ऐसा जो 16 दूनी 8 करें, कुछ दिन घर में बैठे बैठे ही हम अपनी ठाठ करें, कुछ दिन घर में बैठे बैठे ही हम अपनी ठाठ करें। जिनकी शादी अटक गई है लॉकडाउन के फेरे में, अब वो घर बैठे बैठे हनुमान चालीसा पाठ करे, अब वो घर बैठे बैठे हनुमान चालीसा पाठ करे। और इसी तरह की 4 लाइनें और कि बैठे बैठे क्या करोगे साफ सफाई करवा लो, पढ़ो कहानी कोई पुरानी घर में आटा गुंदवा लो। और बैठे बैठे जो भी यारो बदन दर्द से पीड़ित हैं, जाके चौक चौराहे पर वो पुलिस से झाड़ा लगवा लो। जी 4 लाइनें और प्रस्तुत हैं आप लोगों की सेवार्थ। ये बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई, करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई। और 4 लाइनें सुनिएगा, साथ में आनंद लीजिएगा। मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूँ मैं, बाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ मैं। आभार, धन्यवाद प्रखर समाचार को मैं एक बार पुनः 33वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूँ। धन्यवाद। शंभू शिखर, बिहार से। क्षेत्रीय विधायक श्रीमती रंजना साहू ने अपने शुभकामना संदेश में कहा, प्रखर समाचार के 33वें स्थापना दिवस पर आप सभी को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। प्रखर समाचार के 33वें स्थापना दिवस पर पुनः आप सभी को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। धमतरी नगर निगम के महापौर श्री विजय देवांगन ने अपने शुभकामना संदेश में कहा, प्रखर समाचार के 33वें वर्ष प्रारंभ जो हो रहा है, 32 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं प्रखर समाचार को, पूरे परिवार को देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जो यह परंपरा जो बनाकर रखे हैं 32 वर्षों से, यह परंपरा आप इस विपरीत परिस्थितियों में भी आपने इसे बनाकर रखा, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और हम सबको जो आज धमतरी शहर में ये मान के चले कि हमारी आदत बनी हुई है, जब तक हम प्रखर समाचार को पढ़ते नहीं हैं हम सो नहीं पाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं। शाम को हम सभी प्रखर समाचार का इंतजार करते हैं। अभी कोरोना संकट का काल चल रहा है। मैं आप सभी नागरिकों से उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस कोरोना संकट के समय शासन के समस्त निर्देशों का पालन करें। और अब जिनकी चर्चा हो रही है, विदेशों में गीतों के लिए बहुत मधुर गीत गाती हैं, दिल्ली में रहती हैं, पर बात सारी दुनिया की करती हैं। उनके सुनाए हुए गीत आप पे दिल में उतर जाएंगे। उन दरख्तों में दर्द होता है, उन दरख्तों में दर्द होता है जिनकी शाखों में फल नहीं होता, जिनकी शाखों में फल नहीं होता। कोई उस लालची को समझाए, कामगारों से छल नहीं होता, कामगारों से छल नहीं होता। आइए मैं श्रीमती सरिता शर्मा जो दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हुई हैं, उनसे निवेदन कर रहा हूँ, सादर निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे दुनिया में उनका नाम है और आज इस कवि सम्मेलन में अपनी प्रस्तुति दे रही हैं सरिता शर्मा जी। नमस्कार, मैं सरिता शर्मा प्रखर समाचार के इस 33वें स्थापना दिवस पर अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ पूरे प्रखर समाचार परिवार को प्रेषित कर रही हूँ। आदरणीय श्री लखोटिया जी और श्री सुरजीत नवदीप जी के आदेश पर मैं कुछ पंक्तियाँ आपके लिए प्रस्तुत करती हूँ। सुनिएगा। ये मुश्किलों का दौर है
तो मैंने 4 पंक्तियाँ पहले कहना चाहूँगी मैं कि खुदी पे और खुदा पे यकीन रखता है, खुदी पे और खुदा पे यकीन रखता है, जहन में सोच में ईमानो दीन रखता है, फलक की सारी उड़ानें उसी की होती हैं जो अपने पाँव के नीचे ज़मीन रखता है। हम अपनी जड़ों को न छोड़ें, अपने संस्कारों को न छोड़ें तो हर मुश्किल पार हो जाएगी। कुछ पंक्तियाँ सुनिएगा। माना कि मुश्किलों के पर्वत बहुत बड़े हैं, माना कि मुश्किलों के पर्वत बहुत बड़े हैं, पग पग पे रास्ते में कांटे बिछे पड़े हैं, हम फिर भी हौसले से एक गीत गा रहे हैं, हम फिर भी हौसले से एक गीत गा रहे हैं, फूलों को याद करके कांटे भुला रहे हैं, टूटे कोई भरोसा कोई आस छूट जाए, टूटे कोई भरोसा कोई आस छूट जाए, पर सांस का मुसाफिर थक कर न बैठ पाए, हम हैं तो ये जहां है, हम हैं तो ये जहां है, खुद को बता रहे हैं, फूलों को याद करके कांटे भुला रहे हैं, हम फिर भी हौसले से एक गीत गा रहे हैं, फूलों को याद करके कांटे भुला रहे हैं, हम हैं तो ये जहां है, जग को बता रहे हैं। कैसे होते हैं कुछ पंक्तियां एक गीत की सुनिएगा। हम अल मस्त फकीर हमारा क्या कहना, हम अल मस्त फकीर हमारा क्या कहना, हम अल मस्त फकीर हमारा क्या कहना, तुलसी सूर कबीर हमारा क्या कहना, हम अल मस्त फकीर हमारा क्या कहना, धड़कन धड़कन मस्त कबीरी धुन गाए, धड़कन धड़कन मस्त कबीरी धुन गाए, हंसा लहर लहर लहरों पर लहराए, मन गंगा का नीर हमारा क्या कहना, हम अल मस्त फकीर हमारा क्या कहना, हम अल मस्त फकीर हमारा क्या कहना, हर चेहरा एक किस्सा एक कहानी है, हर चेहरा एक किस्सा एक कहानी है, अपनी दुनिया तो मन की राजधानी है, राजा रंक वजीर हमारा क्या कहना, हम अल मस्त फकीर हमारा क्या कहना, हम अल मस्त फकीर हमारा क्या कहना, कांटों में भी फूल खिलाना आता है, कांटों में भी फूल खिलाना आता है, हमको गम में भी मुस्काना आता है, अगम सिंधु साधीर हमारा क्या कहना, हम अल मस्त फकीर हमारा क्या कहना, हम अल मस्त फकीर हमारा क्या कहना, जगर मगर करते उजियारे शब्दों में, दिवाली के दीप हमारे शब्दों में, हमसे रंग अबीर हमारा क्या कहना, हम अल मस्त फकीर हमारा क्या कहना, हम कविता की गागर में सागर जैसे, जीवन पुस्तक में ढाई आखर जैसे, हम कविता की गागर में सागर जैसे, जीवन पुस्तक में ढाई आखर जैसे, हम मीरा
हम मीर हमारा क्या कहना, हम अलमस्त फकीर हमारा क्या कहना, हम अलमस्त फकीर हमारा क्या कहना। और रंग बसंती चोला गाने वाले हम, रंग बसंती चोला गाने वाले हम, क्रांति दूत बन बिगुल बजाने वाले हम, देशभक्त हम वीर हमारा क्या कहना, हम अलमस्त फकीर हमारा क्या कहना। अंतिम पंक्तियां हैं। पर्वत नदियाँ फूल हवा झरने सारे, पर्वत नदियाँ फूल हवा झरने सारे, इंद्रधनुष अंबर सूरज चंदा तारे, सब अपनी जागीर हमारा क्या कहना, हम अलमस्त फकीर हमारा क्या कहना, हम अलमस्त फकीर हमारा क्या कहना, हम अलमस्त फकीर हमारा क्या कहना, तुलसी सूर कबीर हमारा क्या। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, पुनः पुनः बधाइयाँ। प्रकाश समाचार 32 साल पूरा होने से जनता का, गरीब लोगों का हित का काम करते हुए 32 साल पूरा हुआ, इसलिए मेरे तरफ से बहुत बहुत प्रकाश समाचार को, आपके मॉडरेटर लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। प्रखर समाचार की स्थापना के वर्षगांठ पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। लंबे वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में और समाचारों के क्षेत्र में प्रखर समाचार का विशेष स्थान रहा है। छत्तीसगढ़ के विकास में जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं, उसमें हमेशा आलेख के माध्यम से प्रखर समाचार ने नए नए विषय वस्तुओं को काफी उठाया है और आने वाले समय में भी हम समृद्ध छत्तीसगढ़ की जो कल्पना कर रहे हैं, उसमें प्रखर समाचार का योगदान हमें हमेशा मिलता रहेगा। मैं फिर से आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। प्रखर समाचार के 32 वर्ष पूरे हुए हैं और 33वां वर्ष शुरू हो रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। पत्रकारिता के मामले में निडर पत्रकारिता और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और एक ऐसे कवि को निमंत्रित कर रहा हूं जिसका नाम कई बार आपने सुना होगा, टीवी में भी देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, जिन्हें हम कमलेश राजहंस कहते हैं। सपने सभी रंगीन ले गया, सपने सभी रंगीन ले गया, धर्म ले गया, दिल ले गया, धर्म ले गया, अरे दिल ले गया, बचपन की मासूम हंसी को यौवन आकर छीन ले गया, यौवन आकर छीन ले गया। ऐसे कवि जो वीर रस की कविता आपको सुनाएंगे, मैं उन्हें निमंत्रित कर रहा हूँ आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ। हमारे लोकप्रिय कवि कमलेश राजहंस जी, आइएगा, आप कविता पढ़िएगा। निश्चित तौर पर यह धरती बड़ी बदसला धरती है। यहाँ का आम आदमी जब किसी भिखारी को भीख नहीं दे पाता तो हाथ जोड़ करके उससे माफी मांगता है कि बाबा आज नहीं है, माफ कर देना। यहाँ जब हम किसी को खाना खिलाते हैं तो हाथ जोड़ करके कहते हैं कि बाबा आप आए और मेरे चौके को आपने पवित्र कर दिया। और यहाँ का कोई पापी जब अपने पाप से पलटता है तो वह वाल्मीकि बनकर के रामायण लिखता है। तो ये वो देखिए, अभी विनीत बोल रहे थे, हमारी समझ में नहीं आता किसकी नजर, भारत कृष्ण का भारत, गौतम का भारत, गांधी का भारत, विवेकानंद का भारत, आपका भारत, इनका भारत, दीपक लखोटिया का भारत कहाँ गया? भारत का एक चित्र आपके बीच में रखता ट्रैक्टर की दिल्ली भेज दे इधर। ये हंसता हुआ बिहान कभी ना देखा मैंने, हंसता हुआ बिहान कभी ना देखा मैंने, मेरे गीतों में सदैव सावन रोया है। अरे एक तरफ जयचंदों के कुत्ते भी रबड़ी काट रहे हैं, एक तरफ फुटपाथों पर मेरा भूखा भारत सोया है। हंसता हुआ बिहान
जहां कभी ना देखा मैंने, मेरे गीतों में सदैव सावन रोया है। एक तरफ के चंदों के कुत्ते भी रबड़ी काट रहे हैं, एक तरफ फुटपाथों पे मेरा भूखा भारत सोया है। तूने भूख और पीड़ा में जलता भारत देखा है? नन्हे हाथों से पेटों को मलता भारत देखा है? बद से बदतर हालातों में पलता भारत देखा है? फुटपाथों पे मुंह से खून उगलता भारत देखा है? तूने भूख और पीड़ा में जलता भारत देखा है? नंगे हाथों से पेटों को मलता भारत देखा है? बद से बदतर हालातों में पलता भारत देखा है? फुटपाथों पर मुंह से खून उगलता भारत देखा है? कमर झुकाए डिग्री लेकर चलता भारत देखा है? कमर झुकाए डिग्री लेकर चलता भारत देखा है? आरक्षण का कड़वा घूंट निगलता भारत देखा है? फौलादी हाथों से फूल बसलता भारत देखा है? प्रतिभाओं को पैरों तले कुचलता भारत, प्रतिभाओं को पैरों तले कुचलता भारत देखा है? और जाति धर्म विघटन के पथ पे बढ़ता भारत देखा है? संसद में जिहादी कलमा पढ़ता भारत देखा? जाति धर्म, जाति धर्म विघटन के पथ पे बढ़ता भारत देखा है? संसद में जिहादी कलमा पढ़ता भारत देखा है? अरे देख रहा कभी राम नाम पे, देख रहा कभी जाति धर्म पे देश बांटने वालों को, देख रहा कभी नरमुंडों से धरा पाटने वालों को, देख रहा कभी चंगेजों के पैर चाटने वालों को, देख रहा कभी नक्शे से कश्मीर काटने वालों को, देख रहा कभी जात धर्म पर देश बांटने वालों को, देख रहा कभी नरमुंडों से धरा पाटने वालों को, देख रहा कभी चंगेजों के पैर चाटने वालों को, देख रहा कभी नक्शे से कश्मीर काटने वालों को, देख रहा कभी सियाचिन कैलाश कक्ष की माटी को, जलियांवाला बाग और पानीपत हल्दी घाटी को, देख रहा गुजरात मराठा बंगला राजपूताना को, यूपी बिहार एमपी कर्नाटक तमिलनाडु हरियाणा को, उत्कल मेघालय अंडमान आसाम और अरुणाचल को। कभी दे हेमराज का मस्तक मांग रही माता के आंचल, हेमराज का मस्तक मांग रही माता के आंचल को। राज धर्म की बलिबेटी पर जिसका लाल हलाल हुआ, माँ की ममता बिखर गई पर तुझको नहीं मलाल हुआ। इसका इंतजाम के लिए बोलो नहीं बच्चों का। जाति धर्म राष्ट्रवाद राज्य धर्म की बलिबेटी पर जिसका लाल हलाल हुआ और माँ की ममता बिखर गई पर तुमको नहीं मलाल हुआ। अरे राजनीति के गुंडो बोलो क्या माँ से तेरा नाता है, मस्जिद के मुस्तंडो बोलो क्या माँ से तेरा नाता है, रामलला के बंदो बोलो क्या माँ से तेरा नाता है, गूंगो बहरो अंधो बोलो क्या माँ से तेरा नाता है, खूनी कातिल नंगो बोलो क्या माँ से तेरा नाता है। अरे ओटो के भिखमंगो बोलो क्या माँ से तेरा, ओटो के भिखमंगो बोलो क्या माँ से तेरा नाता है। अरे व्यथा विदग्धा पागल बनकर माँ सड़कों पे घूम रही है, बार बार बच्चे की प्रतिमा को होठों से चूम रही है। शर्महीन नेताओं बोलो कौन भला इसका त्राता है। अरे यह पगली अनाथिनी अबला हम सबकी भारत में। अभी आप हिंदुस्तान के जाने माने गीतकार, गजलगो और कविता में महारत हासिल रखने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवियों को सुन रहे थे और बहुत ही सफल और प्रभावशाली संचालन जो कर रहे थे मेरे अग्रज साहित्यकार बड़े भैया सुरजीत नवदीप। सुरजीत नवदीप आज हिंदुस्तान में एक पहचान है। आज वे परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि हर कवि की एक इच्छा होती है कि अपने साहित्य जीवन काल में एक बार वो दिल्ली लाल किले में जरूर कविता पढ़ ले। सभी की इच्छा होती है और ये सौभाग्य है हमारे नगर का कि हमारे नगर का एक कवि दिल्ली लाल किले पर भी अपनी कविता पढ़कर आया
उनका मंच संचालन से आप पिछले 32 सालों से परिचित हैं और इस 33वें साल में भी आपने उनका मंच संचालन देखा। उनकी कविता में, गीतों में और गज़लों में कितनी महारत हासिल है, ये बहुत कम पाठक जानते हैं। ज़्यादातर प्रखर समाचार में उनकी जो स्वतंत्र कविताएं हैं, लोग उससे ही परिचित हैं, लेकिन उनकी गीतों में और गज़लों में कितनी गहराई है, उसको जानने समझने के लिए उनके द्वारा प्रकाशित जो पुस्तकें हैं उसको पढ़ना पड़ेगा। और आज मैं बड़े सम्मान और आदर के साथ इन 2 लाइनों के साथ उनको एक कवि के रूप में इस मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं कि ये सियासत है, ये सियासत है, यहाँ सच बोलना मना है। ये सियासत है, यहाँ सच बोलना मना है। वो यहाँ आए न हरगिज, वो यहाँ आए न हरगिज, जिसका दिल आईना है। भाई सुरजीत नवदीप। मैं 2 मुक्तक पढ़ रहा हूं, आप सुनिएगा। जैसे उम्र है, मेरी उम्र की चर्चा लोग करते हैं और आप सबका स्नेह भी चाहूँगा। चला चली की बेला है, चला चली की बेला है, हर आदमी अकेला है। चला चली की बेला है, हर आदमी अकेला है। अरे घूम ले जितना घूमना है, दुनिया तो एक मेला है। घूम ले जितना घूमना है, दुनिया तो एक मेला है। आइए एक दूसरा मुक्तक सुने। जवानी तुझे सलाम करते हैं, जवानी तुझे सलाम करते हैं। बुढ़ापा तुझे प्रणाम करते हैं, बुढ़ापा तुझे प्रणाम करते हैं। बस जी लिया जितना जीना था, बस जी लिया जितना जीना था। अब सबको राम राम करते हैं, अब सबको राम राम करते हैं। आप सबकी उपस्थिति इस डिजिटल के माध्यम से अलग अलग चैनल पर आपने कवियों को सुना। आप सबके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं इस 33वें वर्ष के स्थापना दिवस पर। और हम सब की ओर से प्रखर समाचार के लिए भी बधाइयाँ प्रस्तुत करते हैं। हम चाहते हैं ये समाचार आप सब तक पहुँचे, आप पढ़ें, आपके विचारों में परिवर्तन आए, एक क्रांति आए, एक नई सोच पैदा हो। इसके लिए हमारे प्रयत्न चल रहे हैं। हम आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वो आकाश को छूने चला, वो आकाश को छूने चला, सीख ली उसने उड़ने की कला। वो आकाश को छूने चला, सीख ली उसने उड़ने की कला। छाछ फूक फूक कर पी रहा है, छाछ फूक फूक कर पी रहा है। शायद वह है दूध का जला, शायद वह है दूध का जला। महंगाई ने इतरा कर कहा, महंगाई ने इतरा कर कहा, मैं हूँ एक खूबसूरत बला, मैं हूँ एक खूबसूरत बला। और भ्रष्टाचार में डूबे हैं सर तक, भ्रष्टाचार में डूबे हैं सर तक। उनका परिवार फूला फला, उनका परिवार फूला फला। तू ईमान की कस्में मत खा, तू ईमान की कस्में मत खा, पुलिस पकड़ लेगी तेरा गला, पुलिस पकड़ लेगी तेरा गला। वो आकाश को छूने चला, सीख ली उसने उड़ने की कला, सीख ली उसने उड़ने की कला। बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि एक नया प्रयोग किया गया, संभवतः छत्तीसगढ़ में पहला प्रयोग है ये कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं ज़रूर चाहूँगा, अब ये कवि सम्मेलन जहाँ अब समाप्त हमने कर दिया, इसके पहले प्रखर समाचार के प्रधान संपादक श्री दीपक लखोटिया जी को मैं निमंत्रित करता हूँ आभार प्रदर्शन करने के लिए। आज प्रखर समाचार के स्थापना दिवस के इस अवसर पर आप सभी ऑनलाइन पर हमारे साथ जुड़े रहे, आप सभी कवि सम्मेलन का आनंद लिए। इस अवसर पर मैं आमंत्रित सभी कविगणों का, अतिथियों का, विज्ञापनदाताओं का और जो भी हमारे शुभचिंतक हैं
उन सभी का तथा प्रखर परिवार के प्रत्येक सदस्य का आभार व्यक्त करता हूं कि उन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय प्रखर समाचार के लिए दिया और आप सभी से अपेक्षा भी है इसी तरह का प्रेम और प्यार प्रखर समाचार के प्रति आपका बना रहे। इस कोरोना के अवसर पर मेरा एक आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना से फाइट कर स्वयं अपने आप को बचाएं तथा देश को सुरक्षित रखें।